नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टारगेट यूपी एग्जाम विद अभिषेक में। आज हम भारत के सबसे ऊंचे और सबसे सम्मानित पद की परतें खोलने वाले हैं, भारत के राष्ट्रपति। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भारतीय संविधान पर आधारित एक गहरा अध्ययन है और आज हमारा मिशन है इस पद की असली तस्वीर को समझना। क्या राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप है या उनके पास सच में कोई ताकत है? बिल्कुल, और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक व्यक्ति का पद नहीं है, ये पूरे देश की एकता, अखंडता और एकजुटता का प्रतीक है। सरकारी व्यवस्था में वो सबसे ऊंचे पद पर हैं, हमारे गणतंत्र के मुखिया। तो चलिए एकदम बुनियाद से शुरू करते हैं। संविधान में इस पद की नींव कहाँ रखी गई है? इसकी नींव संविधान के दो बहुत ही सीधे और मजबूत अनुच्छेदों में है। पहला है अनुच्छेद 52, जो सिर्फ इतना कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। ये सुनने में बहुत सामान्य लगता है, पर इसका मतलब है कि ये पद कभी खाली नहीं रह सकता। ये हमारे गणतंत्र की निरंतरता की गारंटी है। अच्छा, और दूसरा अनुच्छेद? वो है अनुच्छेद 53, जो कहता है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि भारत सरकार के सभी काम, हर कानून, हर नियुक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। अच्छा। भले ही असल फैसले प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट ले रही हो, पर आखिरी मोहर राष्ट्रपति की ही होती है। अच्छा, तो मतलब सारे सरकारी काम इनके नाम पर होते हैं, भले ही फैसले कोई और ले रहा हो। एक तरह से देश के सीईओ जिनके नाम पर कंपनी चलती है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। वो राष्ट्र के प्रमुख हैं, यानी हेड ऑफ स्टेट। देश के पहले नागरिक हैं और सबसे बढ़कर संविधान के संरक्षक हैं। ठीक है, ये तो हुई पद की बात। अब आते हैं उस व्यक्ति पर जो इस पद पर बैठ सकता है। क्या कोई भी भारतीय नागरिक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? इसकी शर्तें क्या हैं? इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 58 में 4 मुख्य शर्तें बताई गई हैं। पहली, वो भारत का नागरिक हो। दूसरी, उनकी उम्र कम से कम 35 साल हो। तीसरी, उनमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। और चौथी, वो केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी लाभ के पद पर न हो, ताकि वो बिना किसी दबाव के निष्पक्ष होकर काम कर सकें। एक मिनट, जब आपने कहा भारत का नागरिक हो, तो इसमें एक दिलचस्प बात छिपी है ना? क्या जन्म से नागरिक होना जरूरी है, जैसे अमेरिका में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही बात इसे कई दूसरे देशों से अलग बनाती है। भारत में अगर कोई व्यक्ति बाद में भी नागरिकता हासिल करता है तो वो भी राष्ट्रपति बन सकता है, बशर्ते वो बाकी शर्तें पूरी करता हो। वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है और हमारे लोकतंत्र के खुलेपन को दिखाता है। चलिए अब चुनाव प्रक्रिया पर आते हैं। राष्ट्रपति को हम और आप सीधे वोट नहीं देते, जो कि बहुत लोगों को हैरान करता है। तो फिर उन्हें चुनता कौन है? ये निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज, ये क्या चीज है? यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। राष्ट्रपति को एक खास समूह चुनता है, जिसे निर्वाचक मंडल कहते हैं। इसमें 3 तरह के लोग वोट डालते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सांसद, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक और दिल्ली और पुडुचेरी जैसी विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित विधायक। आपने 3 बार निर्वाचित शब्द पर जोर दिया। इसका मतलब मनोनीत सदस्य जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है वे वोट नहीं दे सकते, ऐसा क्यों? बिल्कुल सही, मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते हैं। इसके पीछे एक सीधा सा तर्क है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को खुद राष्ट्रपति ही मनोनीत करते हैं। अगर वही सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट देंगे तो ये हितों का टकराव होगा। सही बात है। इसलिए प्रक्रिया को निष्पक्ष रखने के लिए सिर्फ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही वोट देते हैं। समझ गया। तो हमें पता चल गया कि वोट कौन देता है, पर ये चुनाव होता कैसे है? ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, जो सुनने में इतनी जटिल लगती है? ये सिस्टम बड़ा मजेदार है और इसका मकसद सिर्फ जीत हार तय करना नहीं, बल्कि एक ऐसे विजेता को चुनना है जिसे व्यापक समर्थन हासिल हो। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपनी पसंदीदा फिल्मों की लिस्ट बना रहे हैं। अच्छा। आप सिर्फ ये नहीं बताते कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, बल्कि आप रैंक करते हैं, ये मेरी पहली पसंद, ये दूसरी, ये तीसरी। अच्छा। तो इसमें प्राथमिकता तय करनी होती है। हर वोटर उम्मीदवारों को अपनी पसंद के क्रम में 1, 2, 3 करके रैंक देता है। वोटों की गिनती में सबसे पहले सबकी पहली पसंद को गिना जाता है। अगर किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए जरूरी वोट मिल गए
तो वो जीत जाता है। और अगर नहीं मिले तो? अगर ऐसा नहीं होता तो जिस उम्मीदवार को सबसे कम पहली पसंद के वोट मिले हैं उसे दौड़ से बाहर कर दिया जाता है। और उसके वोट का क्या होता है? क्या वो बर्बाद हो जाता है? नहीं, यही तो इस सिस्टम की खूबसूरती है। उसका वोट बर्बाद नहीं होता। उसके वोट पत्रों पर देखी जाती है कि वोटरों की दूसरी पसंद कौन थी और वो वोट उस दूसरे पसंद वाले उम्मीदवार को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अच्छा। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को जीत के लिए जरूरी बहुमत नहीं मिल जाता। इससे ये सुनिश्चित होता है कि हर वोट की कीमत है और विजेता को ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन प्राप्त है। बहुत बढ़िया। ये तो लोकतंत्र का बहुत ही गहरा रूप है। चलिए, चुनाव हो गया, अब शपथ, कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया पर आते हैं। चुनाव के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर वो मौजूद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज ये जिम्मेदारी निभाते हैं। और कार्यकाल? राष्ट्रपति का कार्यकाल पद संभालने की तारीख से 5 साल का होता है। और हाँ, अगर वो चाहें तो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। और क्या कोई दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? हाँ, भारत में इस पर कोई रोक नहीं है। कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। यह फिर से अमेरिका से अलग है, जहां कोई भी 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाने की जरूरत पड़े तो? हमने महाभियोग या इम्पीचमेंट के बारे में सुना है। ये प्रक्रिया क्या है और क्या आज तक इसका इस्तेमाल हुआ है? महाभियोग हमारे संविधान की सबसे जटिल और सबसे गंभीर प्रक्रियाओं में से एक है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 61 में है। इसे शुरू करने का सिर्फ एक ही आधार है, संविधान का उल्लंघन। सिर्फ एक? जी। और आपके सवाल का जवाब है नहीं। आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है, जो इस पद की गरिमा को दिखाता है। और इसे शुरू करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के दस्तखत चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना होता है। अच्छा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। हाँ, इसके बाद अगर वो सदन अपने कुल सदस्यों के 2/3 के भारी बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे, तब मामला दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है, एक अदालत की तरह। और अगर जांच के बाद वो सदन भी अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे, तो राष्ट्रपति को तुरंत पद से हटा दिया जाता है। ये तो लगभग असंभव लगता है। यहाँ एक और सवाल है, जो मनोनीत सदस्य चुनावों में वोट नहीं दे सकते थे, क्या वो इस हटाने की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं? हाँ, और यही इस प्रक्रिया का सबसे अनोखा पहलू है। महाभियोग में संसद के मनोनीत सदस्य भी वोट देते हैं। ऐसा क्यों? तर्क ये है कि चुनाव एक नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए है, जबकि महाभियोग संसद की एक न्यायिक प्रक्रिया है, जिसमें संसद के सभी सदस्य शामिल होने चाहिए। चलिए, अब इस पद की असली ताकत को समझते हैं। राष्ट्रपति करते क्या हैं? उनकी शक्तियां कितनी हैं और कहां-कहां तक फैली हैं? उनकी शक्तियों का दायरा बहुत बड़ा है। इन्हें हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है कार्यकारी शक्तियां। जैसा हमने शुरू में कहा, सरकार के सारे काम उनके नाम पर होते हैं। देश की सबसे बड़ी नियुक्तियां वही करते हैं। प्रधानमंत्री और उनकी सलाह पर बाकी मंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल, अटॉर्नी जनरल, सीएजी, मुख्य चुनाव आयुक्त, यूपीएससी के चेयरमैन और सदस्य, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी जज। इतनी सारी नियुक्तियां? तो क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी प्रधानमंत्री या जज बना सकते हैं, या यहाँ भी कोई पेच है? यहीं पर नाम मात्र प्रमुख होने की बात सामने आती है। वो अपनी मर्जी से काम नहीं करते। प्रधानमंत्री उसी को नियुक्त किया जाता है जिसके पास लोकसभा में बहुमत हो। सही है। जजों की नियुक्ति भी अब कॉलेजियम सिस्टम की सलाह पर होती है। तो हाँ, नियुक्ति का अधिकार उनका है, पर वो सलाह से बंधे होते हैं। समझ गया। ये तो हुई प्रशासनिक शक्तियों की बात। लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया में, जो कि संसद का काम है, वहां राष्ट्रपति की क्या भूमिका? क्या वे सिर्फ एक रबर स्टैंप हैं जो हर बिल पर साइन कर देते हैं? नहीं, कानून बनाने में भी उनकी भूमिका बहुत अहम है। पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर ही संसद पूरी होती है। वही संसद का सत्र बुलाते हैं, सत्र खत्म करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। और उनकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में क्या? वो तो बहुत शक्तिशाली लगती है।
हाँ, अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति उनकी सबसे दिलचस्प विधायी शक्तियों में से एक है। सोचिए, संसद का सत्र नहीं चल रहा है और देश को तुरंत एक कानून की जरूरत पड़ गई है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति एक अस्थायी कानून जारी कर सकते हैं, जिसकी ताकत और असर बिल्कुल संसद के बनाए कानून जैसा ही होता है। एक मिनट, ये अध्यादेश वाली बात थोड़ी अजीब लगती है। अगर सरकार जब चाहे राष्ट्रपति से कानून बनवा सकती है, तो फिर संसद की क्या जरूरत रह जाती है? क्या इसके दुरुपयोग का खतरा नहीं है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। इसीलिए इस पर एक मजबूत रोक भी है। जैसे ही संसद का सत्र दोबारा शुरू होता है, उस अध्यादेश को 6 हफ्तों के अंदर संसद के दोनों सदनों से पास करवाना जरूरी है। अच्छा, सिर्फ 6 हफ्ते? जी, अगर संसद उसे मंजूरी नहीं देती तो वो अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाता है। ये शक्ति सिर्फ आपातकालीन स्थितियों के लिए है, संसद का विकल्प बनने के लिए नहीं। ठीक है, ये संतुलन जरूरी है। अब पैसों और न्याय से जुड़े मामलों यानी वित्तीय और न्यायिक शक्तियों पर आते हैं। वित्तीय मामलों में उनकी भूमिका एक गेटकीपर की तरह है। कोई भी धन विधेयक यानी मनी बिल उनकी इजाजत के बिना संसद में पेश ही नहीं किया जा सकता। ओके। देश का सालाना बजट भी वही संसद में रखवाते हैं और हर 5 साल में वो केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के पैसों के बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं। और न्यायिक शक्तियां? न्यायिक शक्तियों में उन्हें अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति मिली है, जो बहुत बड़ी है। वो किसी भी दोषी की सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या उसकी प्रकृति बदल सकते हैं। मतलब मौत की सजा भी? ये तो सच में बहुत बड़ी शक्ति है। जी हाँ, मौत की सजा भी। और ये शक्ति सैन्य अदालतों द्वारा दी गई सजा पर भी लागू होती है। इसके अलावा वो किसी भी कानूनी या संवैधानिक सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी मांग सकते हैं। और आखिर में वो आपातकालीन शक्तियां, जो सुनने में ही बहुत गंभीर लगती हैं। बिल्कुल, ये असाधारण परिस्थितियों के लिए हैं। 3 तरह की आपातकालीन शक्तियां हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, जो युद्ध या सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति में लगता है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन, जो तब लगता है जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाती है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जब देश की आर्थिक स्थिरता को खतरा हो। इन तीनों की घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं। हालांकि यहाँ भी वो कैबिनेट की सलाह पर ही काम करते हैं। और एक आखिरी शक्ति जिसके बारे में बहुत बात होती है, वीटो पावर। जब कोई बिल पास होकर उनके पास आता है, तो उनके पास क्या विकल्प होते हैं? जब कोई बिल संसद से पास होकर उनके पास आता है, तो उनके पास मोटे तौर पर 3 विकल्प होते हैं। पहला, बिल को मंजूरी दे दें और वो कानून बन जाए। दूसरा, बिल को मंजूरी ना दें और उसे रोक लें। और तीसरा, जो सबसे दिलचस्प है, वो है बिल को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटाना। हालांकि अगर संसद उस बिल को बिना किसी बदलाव के या बदलाव के साथ दोबारा पास करके भेज देती है, तो राष्ट्रपति को उस पर दस्तखत करने ही पड़ते हैं। और वो पॉकेट वीटो क्या है, जिसके बारे में ज्ञानी जैल सिंह के समय बहुत चर्चा हुई थी? पॉकेट वीटो एक अनूठी स्थिति है। संविधान राष्ट्रपति को ये नहीं बताता कि उन्हें किसी बिल पर कितने समय में फैसला लेना है। तो पॉकेट वीटो का मतलब है कि राष्ट्रपति किसी बिल पर ना तो हाँ कहते हैं, ना ही ना कहते हैं और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। तो फिर क्या करते हैं? वो बस उसे अपनी जेब में यानी अपने पास अनिश्चित काल के लिए रख लेते हैं। ये एक तरह से बिल को ठंडे बस्ते में डालने जैसा है। तो इन सभी शक्तियों और प्रक्रियाओं को समझने के बाद हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं या उनकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा है? निष्कर्ष यही है कि भारतीय राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा या रानी की तरह पूरी तरह से प्रतीकात्मक भी नहीं है और अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह शक्तिशाली शासक भी नहीं है। वो संवैधानिक प्रमुख है और ज्यादातर मामलों में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनकी भूमिका सिर्फ दिखावे की है। वो संविधान के रक्षक हैं, राष्ट्र की अंतरात्मा के प्रहरी हैं। ये बात शायद उस एक लाइन में सबसे अच्छे से कही गई है। वो राष्ट्र का शासन नहीं करते, लेकिन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज की इस गहरी पड़ताल को हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। चुनावों में किसी